हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज़। आज आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्ज़ाम हुआ था चैप्टर टेस्ट, उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, राइट। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एक बार आपको नीट का वेटेज बता देता हूँ। इन द लास्ट 5 years 27 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन नीट एग्जाम, सो यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस वेरी पर्टिकुलर चैप्टर। एंड रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट topics, we can say that drift velocity, electric resistance, electric circuit and cells, measuring devices and Wheatstone bridge are considered as important topics from current electricity, right. So before have a look at these important topics before we proceed further, right. So these are important topics. Now let us see the question one by one, right. So there are in total 40 questions that have been asked in this very particular chapter, so we will be discussing one by one each of the questions. Question number 1, resistance of the wire is measured 2 ohms and 3 ohms at 10 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. Find the temperature coefficient of the resistance of the material of the wire. ठीक है, तो temperature coefficient हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी, इस फॉर्मूला को 2 बार यूज़ करेंगे। हमें एक बार गिवन है 10 डिग्री, एक बार 30 डिग्री। ठीक है, तो एक रेफरेंस टेम्परेचर कोई भी एज्यूम कर लें, तो 0 मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो वी कैन से दैट कि 2 ohms इज द रेजिस्टेंस व्हेन देयर इज सम आर नोट एंड 1 प्लस alpha we need to find out, and then delta t we can take as 10. Then there is a 3 ohm resistance when this r naught is there, and 1 plus alpha and delta t is 30 degrees Celsius, right. So using these two equations we can like divide the equation number 2 by equation number 1. We can write 3 by 2, r naught and r naught will be cancelled out, it will be 1 plus 30 alpha divided by 1 plus 10 alpha, right. So we can solve this equation for alpha and we will get 1 is equal to 30 alpha, and implies alpha is equal to 1 by 30. That means it is going to be equal to 0.033 per degree Celsius, right. So it will be per degree Celsius 0.3033. So option A is the right answer to question number 1. Question number 2 देखते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्वांटिटी विच इज एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ की वजह से एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेडिया in the ratio 1:2, carrying current in the ratio 4:1. The ratio of the drift velocity of the electrons. तो आपको drift velocity का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है बेटा, I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू NEA इंटू VT, राइट। तो यहाँ पे VT ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। करंट का रेशियो हमें दे रखा है 4:1 एंड रेडियस का दे रखा है 1:2। तो हम एरिया और करंट ऐसे लिखते हैं, करंट का रेशियो 4/1 है, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू NE, दोनों में सेम रहेगा। एरिया आपका पाई इंटू आर स्क्वेयर, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई NE इंटू पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ VD ऑफ 2, ठीक है। तो VD1 बाई VD2 हमें निकालना है, तो यहाँ से हम वी कैन राइट VD1 बाई VD2, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 1 बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 2। यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, 4/1 इंटू ये देखो 2 स्क्वायर नीचे है, ऊपर 1 स्क्वायर है, बाकी सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, पाई से पाई कट जाएगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी 4/1 इंटू 4, सो इट इज़ 16/1। तो आपका क्या आएगा, रेशियो विल बी 16:1, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 45 watt, 15 बल्ब्स ऑफ 100 watt, 15 स्मॉल फैंस ऑफ 10 watt and 2 heaters of 1 kilowatt. The voltage of electric mains is this. The minimum fuse capacity, आपको फ्यूज़ कैपेसिटी एम्पियर्स में बताना है। तो पहले हम टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टोटल लोड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू जो पावर रिक्वायरमेंट है वो है आपका 15 इंटू 45, ये आपका फिर प्लस 15 बल्ब्स ऑफ 100 watt ईच, तो 15 इंटू 100 प्लस 15 स्मॉल फैंस ऑफ 10 watt ईच, तो 15 इंटू 10 प्लस 2 हीटर्स ऑफ 1 किलोवाट यानी 2 इंटू 1000. So this is the total load in watts, right. So we can solve it further. So 15 we can take as common, and then it will be 155, 15 into 155 plus 2000. So this is the total load in watts. Now we can use P is equal to VI to calculate the current in the circuit, right. So current is equal to power, that is 115 into 155 plus 2000 divided by rated voltage which is 220 volts. So this is the current, and this value will come up as 19 point something, like 19.66 ampere. So this is the current requirement of the circuit. So what will be the fuse requirement, what will be the rated capacity of the fuse? Slightly greater than the current in the circuit, so as when the current exceeds by some surge value,
So when the value exceeds surge in the circuit, so as the value increases above 20 ampere maybe, so then the fuse will burn out and open the circuit, right? So what will be the value of the circuit fuse requirement? It is going to be 20 amperes. So option D is the right answer for question number 4. Question number 5. A cell of internal resistance small r derives current through an external resistance of capital R. The power delivered by the cell to the external resistance will be maximum when the power delivered maximum कब होगा, right? So we can write the equation in terms of power. So we know that current क्या होगा? Current will be EMF divided by total resistance. तो external resistance और internal resistance of the cell series में होते हैं, तो small r plus capital R. So this is the current in the circuit, and power we know that it is I square R. So we can substitute the value of I as EMF divided by R plus capital R. तो E divided by R plus capital R whole squared into R, right? So and for the power to be maximum, dp by dr, rate of change of power with respect to the external resistance, it has to be put equals to 0 so that the power can be maximum. तो हम लिख सकते हैं d by d capital R of E square by R plus capital R squared into R is equal to 0. So on solving this आपको क्या मिलेगा ना कि R will be is equal to स्मॉल आर, कैपिटल आर इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्मॉल आर. तो यहाँ से आपको ये रिलेशन मिलेगा और इसको आप याद भी कर सकते हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि अगर कोई सेल है उससे आपको मैक्सिमम पावर ड्रॉ करना है तो इंटरनल ड्रॉप इन द सेल शुड बी इक्वल टू द एक्सटर्नल पावर ड्रॉप इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो उसी केस में आपका मैक्सिमम पावर ड्रॉ होगा किसी भी सेल से. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन. तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या रिलेशन होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम. ठीक है, तो यहाँ से वी कैन राइट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6. 7 देखते हैं. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम है और क्या दे दिया बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, तो ई एम एफ ऑफ द सेल इज गिवन एज 2.1 वोल्ट्स. इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर इज गिवन एज 0.2 sorry, internal resistance we have to find out. We have to find out this internal resistance value and gives a current I is given as 0.2 amperes and external resistance is given as 10 ohms. तो यहाँ से हम we have to find out internal resistance, so we can use the formula, है ना, we can use the formula. क्या यूज़ कर सकते हैं कि potential EMF is equal to current I into resistance R plus capital R, right? तो यहाँ से EMF 2.1 is equal to small I 8.2 and R is 10 plus small r. So from here we can find out small r as the value is equal to it is going to be 2.1 by 0.2 minus 10. So it will be 0.1 divided by 0.2 and it is nothing but 0.5 ohms. So small r internal resistance is equal to 0.5 ohms. So hence the option A is the right answer to question number 7. Now question number 8. A heater of 220 volt heats a volume of water in 5 minutes. A heater of 110 volts heats the same volume of water in. So heater of 220 volt heats a volume of water in 5 volts. A heater of 110 volt heats the same water in how many? In how much time, right? So heat supplied is equal to I square R. Yeah, heat supplied is equal to power into time. So power is V square by R into T, right? So when the voltage is 220 volts, it takes 5 minutes, and if we decrease the voltage to 104 volts, then the time required to provide the same heating effect, it will be 4 times. So T dash will be 4 times of T, as V dash is equal to V by 2. So V square होगा, V dash square will be V by 4. So to compensate for V by 4, we have to, it will take 4 times the initial time. So the new time will be 20 minutes. So it will take 20 minutes. So option D is the correct answer. Question number 9. When the switch S is in the circuit is shown is closed, then the value of current I will be. So current I we have to find out, right? So let us, we can assume that the voltage at point C can be assumed at X. Okay, let the value be X. So using the Kirchhoff's current law at a junction,
So we can write that 20 minus x, this is the potential difference across this 2 ohm resistance divided by 2, so current influx, plus 10 minus x divided by 4, this is another current from 4 ohm resistance. It should be equated to current going out of the circuit, and that is x minus 0 divided by 2, right. On solving this equation for x, we can find out that x is equal to 10, so the potential at point C is 10. Now we can easily find out the current through the switch S. So current I is equal to potential difference 10 minus 0 divided by 2, and it is 5 amperes. So current is 5 ampere, hence the option B is the correct answer to question number 9. Now let us solve question number 10. Question number 10 क्या बोल रहा है? In the series combination of n cells, each cell is having EMF E and internal resistance R. If the 3 cells are wrongly connected, then the total EMF and internal resistance of the combination will be. अब देखो इसमें 2 सेल को उल्टा जोड़ दिया गया है ना, प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस एंड माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस, तो उसको सीरीज कम्बिनेशन में उल्टा जोड़ दिया गया. मान लो आपके पास कितने सेल्स हैं? n है, ये n सेल्स हैं जो सीधे जुड़े हैं. इनमें कोई भी 2 सेल रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ जो उल्टे जुड़ गए हैं, ठीक है. सीधे जुड़े हैं बहुत सारे सेल्स आपके, उसमें 2 सेल हैं जो उल्टे जुड़ गए हैं. अब ये उल्टे जुड़े हुए सेल क्या करेंगे? दे विल कैंसिल आउट द EMF ऑफ अनदर 2 सेल्स. तो ये लेके मर गया एक को, दूसरा इसको लेके मर गया, ठीक है. तो नेट EMF विल बी, नेट EMF जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक का EMF आपको कितना दिया हुआ है? एक का EMF नहीं दिया. अच्छा, इसमें कितने उल्टे जोड़ दिए? 3 सेल्स आर कनेक्टेड उल्टा, तो 3 है यहाँ पे, 2 ड्रॉ किया ना मैंने, अभी 3 कर लेते हैं, एक और भी बना देते हैं रेड उल्टा वाला. और फिर क्या होगा कि ये जो है ना, ये रेड, ये लेके मर गए. तो टोटल कितने सेल्स का EMF खत्म हो गया? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे. तो टोटल 6 सेल के का जो EMF था वो खत्म हो गया सर्किट में. तो इफ़ दैट ऑल द सेल्स वर कनेक्टेड करेक्टली, तो n इंटू ई इतना EMF प्रोवाइड करते. बट यहाँ पर 3 उल्टे जोड़ दिए तो -6e इतना EMF आपको मिलेगा, बिकॉज 3 सेल थे वो 3 को लेकर साथ में मर गए. तो दिस इज द EMF. और रेजिस्टेंस कितना है? सबका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, अभी भी सीरीज़ में जुड़ा हुआ है. तो रेजिस्टेंस को उल्टा सीधा जोड़ने से रेजिस्टेंस के प्रभाव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी n टाइम्स ऑफ R. सो EMF इज NE माइनस 6e एंड रेजिस्टेंस इज n टाइम्स ऑफ R. तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया बेटा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. An electric kettle has 2 coils. When one of these is switched on, the water in the kettle boils in 6 minutes. When the other one is switched on, it boils in 3 minutes. And if both the coils are connected in series, then the time taken for the water to boil is. ठीक है बेटा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यार कि इनको सीरीज़ में जोड़ दिया गया, सीरीज़ में जोड़ते हैं. पहले हम बात करते हैं हीट प्रोवाइडेड बाय द कॉयल नंबर 1. तो मान लो कि बॉयल करने में Q अमाउंट ऑफ हीट, Q अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और टाइम लगा 6 मिनट का. तो हीट क्या क्या हो गया? Q/6. हीट प्रोवाइडेड बाय कॉयल नंबर 2, तो सेम अमाउंट लगेगा वाटर को तो बॉयल करने में, बट ये 3 मिनट में कर रहा है, तो ये कितना हीट प्रोवाइड कर रहा है? Q/3, राइट. अब बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. अब मैं क्या करने वाला हूँ? आई नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बेटा मुझे पता है कि इसको हम किसके टर्म्स में लिख सकते हैं यार? इसको लिखेंगे व्हेन वी आर कनेक्टिंग देम इन सीरीज. तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 1 इज इक्वल टू, वो क्या होगा? पावर. तो हीट को वी कैन इक्वेट टू पावर, हीट कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड टू पावर, ठीक है. तो ये क्या होगा बेटा? R1 विल बी 6 टाइम्स ऑफ V²/Q. क्या हुआ? V²/P होता है ना, R इज इक्वल टू V²/P. तो V² ऊपर लिख दिया और पावर को Q/6 लिखा, तो Q नीचे और 6 ये, तो R1 ही आ गया मेरा. रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3V²/Q. अब दोनों को सीरीज में जोड़ दोगे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R इक्विवेलेंट विल बी 6V²/Q प्लस सीरीज़ में है ना, तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे. तो ये आपका हो गया 9V²/Q. तो यहाँ से अब मैं इसको लिखूँ कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या? V²/ वोल्टेज तो उतना ही दे रहे हैं हम, सेम पावर सोर्स से जोड़ रहे हैं, V² पावर इक्विवेलेंट पावर, ठीक है. तो पावर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा? P इक्विवेलेंट विल बी Q/9, ठीक है. इस इक्वेशन को रिफॉर्मुलेट करेंगे तो V² और इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इस इक्वेशन को और इसको दोनों को साथ में जोड़ के देखो, तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q/9. और P इक्विवेलेंट क्या था? वही तो था, हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय टाइम. तो जब ये दोनों सीरीज में जुड़ेंगे तो कितना टाइम लेंगे? दे विल टेक 9 मिनट्स, है ना. तो 9 मिनट्स लग जाएगा. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी. तो पॉइंट ए और डी के बीच में देखो, यहाँ पे एक पावर सोर्स है और बाकी सभी के सभी रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं. तो कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ओम्स का रेजिस्टेंस है जो सीरीज में जुड़ा हुआ है. अब
पावर ड्रॉप क्या होगा, ये पूछा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो करंट इन द सर्किट आई इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 14 कितना हो गया, 3 एम्पियर्स का करंट है। अब देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 + 2 + 2, राइट। और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर सभी के अक्रॉस। तो ये यहाँ से इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 6 वोल्ट्स, सेकंड वाले के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 6 वोल्ट्स और थर्ड वाले के अक्रॉस 6 वोल्ट्स। तो तीनों मिलाकर कितना हो गया, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पॉइंट ए एंड डी इज 18 वोल्ट्स। तो वही उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पॉइंट इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर बाय 10% बाय एडिंग वायर, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर कर हमने उसका रेजिस्टेंस बढ़ाया है, यानी उसकी लेंथ बढ़ाई है। तो व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस। तो हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है बेटा, और एल डैश क्या हो गया, न्यू लेंथ इज 1.1 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। तो हमारा रेजिस्टेंस आर डैश क्या हो जाएगा, रो सेम है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कंडक्ट सेम, वायर को इंक्रीज किया गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, और एल डैश रखेंगे तो ये क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट रो इंटू एल बाई ए, और 1.1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा क्या हो गया, आर डैश इज नथिंग बट 1.1 टाइम्स ऑफ आर। तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस इज 10% ओनली। तो परसेंटेज इंक्रीज इज 10%, हेंस द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13। 14 देखते हैं। द करंट इन एम्पियर फ्लोइंग इन ए वायर वेरीज विद टाइम एज दिस। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ड्यूरिंग टाइम t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स विल बी। तो व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग। तो हमें पता है करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है बेटा। तो वी कैन ईजिली राइट कि Q इज इक्वल टू I इंटू डी टी। तो टाइम के साथ इसको इंटीग्रेट कर दो, करंट का इक्वेशन आपको दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 + 5t dt टोटल करंट निकालना है, और फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट एज 4t + 5t² / 2 और 0 to 2। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, इट विल बी 4 × 2 = 8 + 5 × 4 20/2, तो 10. So it is going to be 18 coulombs. So option C is the correct answer to question number 14. 15 देखते हैं. We have a galvanometer of resistance 25 ohms. It is shunted by a 2.5 ohm wire. The part of the total current that flows through the galvanometer is given by. ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर आपको दे रखा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया है, इट इज़ गिवन एज 25 ओम्स. उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ा गया. उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है ना, शंट का रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है कम होती है, तो यहाँ पे 2.5 ओम्स दिया है. इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स. हम यहाँ बोल देते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में. अब बोल रहा है कि द पार्ट ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. अब मान लो यहाँ से ए से करंट जो चला उसको मैंने बोला कि यार इट इज़ इसको मैं स्मॉल आई बोल देता हूँ ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगा फिर. स्मॉल आई करंट आया, ठीक है. अब देखो करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रपोर्शंस टू द रेजिस्टेंस. तो जो कम रेजिस्टेंस होगा उसके थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके थ्रू कम करंट फ्लो करेगा. ठीक है बेटा. अब देखो 25 और 2.5, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो 10 टाइम्स ऑफ द शंट रेजिस्टेंस है. तो जाहिर सी बात है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट विल बी 10 टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर. ठीक है. तो अब मान लो मैं इसके लिए एक जनरल वैल्यूज़ लिखता हूँ. तो क्या लिखें बेटा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा 10/11 टाइम्स ऑफ आई, और यहाँ से फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू 1/11 टाइम्स ऑफ आई. ठीक है. अब देखो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू शंट इज 10 टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, और दोनों का सम भी आपका देखो 1/11 + 10/11 टाइम्स ऑफ आई अगर आप कर रहे हो तो क्या आ रहा है, ये आई आ जाता है. ठीक है. तो दिस करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 1/11 टाइम्स ऑफ आई, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर शंट रेजिस्टेंस इज 10/11 टाइम्स ऑफ आई. तो यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ टोटल करंट दैट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 1/11. तो I/I0 इज 1/11. तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15. 16 देखते हैं. A piece of copper and another of germanium are cooled from room temperature to 80 degree Kelvin. The resistance of मेटल्स, एक मेटल है और जर्मेनियम क्या होता है, सेमीकंडक्टर. तो मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है, राइट. और सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट. सो देयर इज कॉपर का जो वो है क्या करते हैं, कॉपर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा और जर्मेनियम का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा. तो हमारा कौन सा चॉइस सही हो गया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट इज, तो इसमें फॉलोइंग सर्किट में करंट I1 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ यूज़ कर सकते हैं, KVL। दो लूप लेंगे अलग अलग, पहला लूप और दूसरा लूप, पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे फिर नीचे वाले में, ठीक है। चलिए तो मैं पहले फर्स्ट वाले का इक्वेशन लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग विथ 30 ओम्स का रेजिस्टेंस, 30 ओम वाले में से करंट फ्लो कर रहा है I1, तो -30 I1 प्लस वोल्टेज, देखो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो +40। अब उसके बाद 40 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2, तो -40 इंटू कैपिटल I1 प्लस कैपिटल I2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को रिफॉर्मुलेट करते हैं, 30 I1 और -30 I1 और इधर -40, तो इनको लिख लेते हैं इकट्ठा। दैट इज़ गोइंग टू बी, दूसरे साइड ले जाएंगे तो 70 ऑफ I1 एंड देन प्लस 40 ऑफ I2 इज इक्वल टू 40। तो इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया बेटा। अब सेकेंड लूप में इक्वेशन लगाते हैं, स्टार्टिंग विद 40 ओम्स का रेजिस्टेंस, तो 40 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू आपका करंट जा रहा है कैपिटल I2, और उसके बाद बैटरी 80 वोल्ट का बैटरी है, उसमें हम देख रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, इसमें डायरेक्शन जो मैंने ड्रॉ किया ना, इसको दूसरे डायरेक्शन में एज्यूम कर रहा हूँ मैं, आई एम एज्यूमिंग इट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो 80, देन 40 वोल्ट का बैटरी आया, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव तो +40, राइट। देन 40 ओम्स का रेजिस्टेंस आया -40, और इस डायरेक्शन, इस गिवन डायरेक्शन में जो करंट की वैल्यू है, दैट इज करंट की वैल्यू है I1 प्लस I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब जो लूप 2 की इक्वेशन हमने लिखी है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। इसको सॉल्व करने पर ऑन रीफॉर्मुलेशन हमें क्या मिलेगा, तो देखो इट विल बी -40 I2, 80 प्लस ये 120 हो जाएगा, देन -40 I1 -40 I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको रिफॉर्मुलेट करेंगे यार, -40 और -40, और इधर ये इसको रिशिफ्ट करने पर हमें मिलेगा 40 I1 प्लस 80 I2 इज इक्वल टू 120। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ I1, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो जो 80 I2 है ये 0 हो जाएगा फिर कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे को क्या मिलेगा 40 I1 माइनस 140 I1, तो आपको -100 ऑफ I1 इज इक्वल टू 120 माइनस 80, 40 है आपका आ गया 80, ठीक है। तो ये I1 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी -40/100, तो ये आपको मिलने वाला है -4/10 एम्पियर्स, यानी कि -0.4 एम्पियर्स। तो कौन सा एक ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए अब देखो, इसमें ऑप्शन ए किसी का अगर आ रहा है ना, तो आप डायरेक्शन आपने गलत एज्यूम किया। देखो क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो अब -0.4 एम्पियर आ रहा है, इसका मतलब है कि जो गिवन फिगर में जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। बट यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ने एक्सप्लिसिटली ड्रॉ कर दिया है इसको, यार ये ऐसे जाएगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर -0.4 एम्पियर ही रहेगा। बट अगर किसी का एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव ही आएगा एक्चुअली, बट द करेक्ट आंसर इज -0.4 एम्पियर। 18th देखते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ कंडक्टर connected in an electrical circuit is Vd. The conductor is now replaced by another conductor with the same material and same length but double the area of cross section. The applied voltage remains same. The new drift velocity of the electrons will be. तो drift velocity, new drift velocity of the electrons we have to find out. तो यार हम फॉर्मूला अगर लिखें, फॉर्मूला लिख लें अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, है ना। तो ई को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको V/L लिख सकते हैं, तो EV टाउ बाय m इंटू एल। तो यहाँ पर अगर देखें तो यार ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थे इंडिपेंडेंट है ना, तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द प्राइमरी सेल हैज़ एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट व्हेन सर्किटेड इट गिव्स अ करंट ऑफ 3 एम्पियर्स। तो शॉर्ट सर्किट करंट दे दिया और ओपन सर्किट वोल्टेज दे दिया। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज यानी EMF डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम दोनों ही वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0.5 ओम्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टू मेटेलिक वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज ऑफ दीज वायर रिस्पेक्टिवली द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। ठीक है, तो यार रेजिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला लिखें, देखो मान लो R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, तो क्या होता है रो L बाई, और रो क्या होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो हम इसको लिख सकते हैं यार, वी कैन राइट इट एज L अपॉन सिग्मा 1 इंटू ए। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, राइट। आइडेंटिकल डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आर सेम। तो R1 ये हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर इज L अपॉन सिग्मा 2 इंटू ए। अब इन दोनों को सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो रेजिस्टेंस सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे, और सीधा सीधा ऐड होंगे, सीरीज़ में वायर जुड़ गए तो उनकी लेंथ डबल हो जाएगी। ठीक है, तो R इक्वलेंट कैन बी रिटर्न एज 2L डिवाइडेड बाय सिग्मा इक्वलेंट इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। और ये किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू L अपॉन सिग्मा 1 बाई ए प्लस L अपॉन सिग्मा 2 बाई ए। ठीक है बेटा, अब हमें इक्वेशन मिल गई है। नाउ वी कैन राइट इट एज 2 बाई सिग्मा इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2। हमने L बाई को कैंसिल आउट कर दिया दोनों साइड से। अब यहाँ से मैं इक्वलेंट सिग्मा निकाल सकता हूँ। सिग्मा इक्वलेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या होगा बेटा, ऊपर आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा, ये देखो इसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 है ना, हाँ, तो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, राइट साइड में एलसीएम लो और ऐड कर दो, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये 2 के वजह से, तो 2 इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। 21 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 40 वॉट्स एंड 200 वोल्ट इज यूज टू इन अ सर्किट ऑफ सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट्स, द पावर कंजम्पशन इज। ठीक है, तो रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर आर गिवन, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, तो वोल्टेज इज गिवन एज 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, पावर इज 40। तो ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होगी, चाहे उसको आप 100 वोल्ट में यूज़ करो, 200 में करो, 300 में करो, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, तो 200 स्क्वायर बाई 40 इज़ द रेजिस्टेंस। अब आपको क्या बताना है, पावर। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वी क्या यूज़ करेंगे, जिस पावर पे आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो 100 स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी था 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ से आपको मिलेगा 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200 स्क्वायर इंटू 40, तो दैट इज़ नथिंग बट 40 बाई 4। तो ये आपका 10 वाट कंज्यूम करेगा। तो ऐसा बल्ब जो कि 40 वाट रेटेड है, 40 वाट पावर कंजम्पशन लेगा जब वो 200 वोल्ट पर जोड़ा जाएगा। ऐसे बल्ब को अगर आप 100 वोल्ट पे यूज़ करोगे तो दैट विल कंज्यूम 10 वाट्स। ठीक है, 1/4 ऑफ द रेटेड पावर। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द करंट थ्रू द रजिस्टर ऑफ 10 ओम विल बी, तो 10 ओम का रजिस्टर लोकेट करेंगे। अब देखो बेटा, ये दो अलग अलग सर्किट्स को कनेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर करंट का जो चार्ज का है ना, कंप्लीट पाथ नहीं मिल रहा। अगर ये इस 10 ओम से कोई भी चार्ज फ्लो करेगा तो वो जाएगा कहाँ पे, मान लो यहाँ से कोई चार्ज जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो कहाँ जाएंगे वो, सर्किट में कंप्लीट तो होना चाहिए ना। तो देयर शुड बी ए क्लोज्ड पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ द चार्ज इन अ सर्किट। लेकिन यहाँ से अगर 10 ओम से कोई भी चार्ज आएगा उसको कोई क्लोज पाथ नहीं मिलने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, द करंट थ्रू दिस 10 ओम रेजिस्टेंस विल बी 0, देयर इज नो करंट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, कैलकुलेशन करना ही नहीं, सीधा हमें पता है कि क्लोज पाथ तो होना चाहिए ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, वो अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द अलॉय कांस्टेंट The alloys Constantin and Manganin are used to make standard resistors because they have, इनकी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इनको स्टैंडर्ड रजिस्टर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, बिकॉज दे हैव हाई रजिस्टिविटी। हाई रजिस्टिविटी मतलब पर यूनिट लेंथ उनकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। रजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से गिवन साइज में, स्मॉल साइज में हायर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम अचीव कर सकते हैं। तो हाई रजिस्टिविटी इज़ द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अगर टेम्परेचर बदलता है सराउंडिंग्स का तो इनसे बनाए गए रजिस्टर्स की वैल्यू प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू स्लाइट चेंजेस इन टेम्परेचर। तो हम क्या बोलेंगे, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी एक डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है और हाई रजिस्टिविटी भी एक डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी। हैंस द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर डी, कि ये हाई रजिस्टिविटी और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से इनको प्रेफर किया जाता है। हैंस बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, रीडिंग ऑफ एमीटर A1, A2 एंड A3 विल बी रिस्पेक्टिवली। तो A1, A2, A3 की रीडिंग क्या होगी बेटा, देखो
यार ये 4 वोल्ट की बैटरी तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 0 होगा, ये 10 की है तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 0 होगा। तो देखो 6 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्ट है, ये 10 वोल्ट, और इधर कितना, ये 4 वोल्ट। ठीक है बच्चे, तो A1 की वैल्यू क्या रहेगी, A1 विल बी इक्वल्स टू करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6। तो कितना आ गया, दैट इज 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6। तो 4/6 कितना हो गया, 4/6 हुआ क्या, एक सेकेंड, 6 ओम का रेजिस्टेंस है एंड देन इट इज़ 10 माइनस 4, अच्छा 10 माइनस 4 तो 6 हो गया, तो 6/6 इज़ 1 एम्पियर। तो A1 इज़ 1 एम्पियर। सिमिलरली अगर देखा जाए तो जो 8 ओम का रजिस्टर है इसके ऊपर यहाँ ग्राउंड है तो 0 वोल्ट, 0 एंड 4, तो A3 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका 0.5 एम्पियर आ गया। और करंट की बात करें तो यहाँ पे जंक्शन लो लगाएंगे, जहाँ पर 4 वोल्ट का ये रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे 4 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ जंक्शन लो लगाओ तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि यार A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब अपन क्या फाइंड आउट कर, A2 फाइंड आउट कर लेंगे। A2 विल बी नथिंग बट 0.5 एम्पियर ओनली, है ना। तो 1.5 प्लस 0.5 ये 1 आ जाएगा, तो जितना करंट आ रहा है जंक्शन पे उतना ही लीव करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें 0.5 मिल गया। तो A1, A2 और A3 का वैल्यू अगर हम बात करें तो A1 आपका 1 एम्पियर है, A2 इज 0.5 एंड A3 इज ऑल्सो 0.5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम में एक बार ड्रॉ करता हूँ, और बिफोर दैट एक बार ना इस सर्किट को आपने देखा होगा एग्जाम में। ये बात करते हैं कि यार देखो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेड कलर से मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस सेम ही वायर कनेक्टेड है। देखो तो बोलेंगे कि इसके दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेड कलर वाला रेजिस्टेंस इनएक्टिव है। क्यों, इसके दोनों तरफ वही वोल्टेज है, मान लो 5 वोल्ट रहा होगा तो 5 या जितना भी वोल्टेज है, इधर भी है तो इधर भी है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो ये इनएक्टिव रजिस्टर है, इसका कोई यूज़ नहीं है सर्किट में। अब इसको हटाकर मैं आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो वो कैसा होगा देखो। तो पॉइंट ए से निकलने वाले 3 रेजिस्टेंस और फिर वो इकट्ठा होकर एक पॉइंट पे आएंगे। देखो पॉइंट ए को मार्क करते हैं, मान लो पॉइंट ए पे VA वोल्टेज है, तो VA वोल्टेज एक तो इधर होगा, ठीक है बच्चे, एक इधर होगा VA। तो देखो VA वोल्टेज से कितने रजिस्टर कनेक्टेड है, एक तो ये पहले वाले रजिस्टर का एक एंड, दूसरे वाले का एक एंड और तीसरे वाले का एक एंड, ठीक है। फिर ये तीनों के दूसरे एंड एक जगह पे जुड़ गए, यहाँ पे देखो इन तीनों के सेकंड दूसरे एंड एक जगह पे जुड़ गए, तो यानी यहाँ पे पोटेंशियल VA है, और ये दूसरा वाला पॉइंट है, यहाँ पे मान लो कुछ रैंडम V' वोल्टेज है, तो ये V' वोल्टेज वाला है, और फिर इस पॉइंट से जाकर जुड़ा हमारा ये तीसरा रजिस्टर R, जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और इसके बाद पॉइंट B आ गया जिस पे वोल्टेज है V, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डायग्राम जो बना वो आपका रेजिस्टेंस R एंड R इन पैरेलल एंड देन देयर कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद सम अदर रेजिस्टेंस R। तो R इन पैरेलल क्या मिलेगा, R/3, सीरीज में R के साथ, तो इसको जोड़ोगे तो R इक्विवेलेंट आपको क्या मिलने वाला है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू LCM लो तो 4R/3, 4R/3 इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो 4R/3 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ohm gives full scale deflection with 15 milliamps of current. In order to convert it into a 15 volt range voltmeter, what is the value of resistance connected in series? तो resistance connected होगा सीरीज में, उसके लिए क्या वैल्यू होगी। तो गैल्वेनोमीटर है 200 ohms का, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है 15 मिली एम्प्स करंट पे, तो हम 15 मिली एम्प से ज़्यादा करंट इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद ये डैमेज हो जाएगा या फिर हमें रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 15 मिली एम्प करंट शुड बी पासिंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर एंड रिमेनिंग करंट विल पास थ्रू द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन which is okay, the current through the resistance will also be 15 milliamp, but voltage drop इतना ही वोल्टेज ड्रॉप कराएंगे इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो कि 15 मिलीएम्प का करंट को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये बात करते हैं, अभी हम जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर 200 ohms का है, इसके साथ कोई दूसरा रेजिस्टेंस R जोड़ दिया, और ये करंट इन द सर्किट कितना हो सकता है, मैक्सिमम करंट हो सकता है 15 मिलीएम्प्स, इससे ज़्यादा करंट नहीं हो सकता, और हमें इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अ 15 वोल्ट रेंज वोल्टमीटर, तो ठीक है इन दोनों के अक्रॉस कंबाइंड वोल्टेज ड्रॉप कैन बी 15 वोल्ट्स, ठीक है बच्चे। तो ये है, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वोल्टेज ड्रॉप इज 15, V इज इक्वल टू IR, तो करंट इन द गैल्वेनोमीटर वो कितना है,
ये बोल दो IG, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 200 प्लस R। तो यहाँ से आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट वी कैन मेजर 15 वोल्ट्स, और करंट की लिमिटिंग वैल्यू 15 मिली एम्प्स है उसी के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रख देता हूँ, 15 इज इक्वल टू, दैट इज़ 15 इंटू 10⁻³ इंटू 200 प्लस R। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, हमें मिल जाएगा 200 प्लस R इज इक्वल टू 1000, यानी कि R जो हमारा है दैट इज़ 800 ओम्स। तो जो रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ा जाएगा उसकी वैल्यू 800 ओम होगी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 26। 27th देखते बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी। तो देखा जाए मास क्या मटेरियल प्रॉपर्टी, नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, लेंथ नहीं, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27। 28th देखते हैं, अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल एट द पॉइंट C विल बी। तो पॉइंट C पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसको करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, 1 ओम एंड 3 ओम्स, ये दो रेजिस्टेंस है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, 4 ओम्स का रजिस्टर, और नीचे 3 ओम एंड 1 ओम, ये भी 4 ओम। तो 4 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्शन आएगा तो क्या मिलेगा आपको इनका, 2 ओम्स। तो अगर सर्किट को रिप्लेस किया जाए तो दिस इज़ 3 ओम्स और यहाँ पर दिस इज़ 2 ओम्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको कनेक्टेड, तो कनेक्ट किया हमने, तो दिस इज़ 0 वोल्ट, दिस इज़ 20 वोल्ट्स, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5 ओम्स। तो 5 ओम्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ 20 वोल्ट्स। तो 3 ओम के अक्रॉस कितना होगा उनमें से, 3 ओम्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज 20 वोल्ट्स, और 3 ओम्स के अक्रॉस हो जाएगा 12 वोल्ट, 2 के अक्रॉस हो जाएगा 8 वोल्ट्स, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट C। तो पोटेंशियल एट पॉइंट C पॉइंट किधर लाई करता है, इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट C क्या होगा, इट विल बी 20 माइनस 12, दैट इज 8 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल एट पॉइंट C इज 8 वोल्ट्स। तो 20 था, 20 में से 12 ड्रॉप हो गया, तो कितना बचा, 8 वोल्ट्स, ठीक है। और इधर से भी दिख रहा है, यहाँ पे 0 है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा 8 वोल्ट ही होगा, तभी तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम्स क्या होगा, 8 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट C इज 8 वोल्ट्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखता है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली टू n टाइम्स, इट इज देन कट इनटू फॉर्म 5 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, द वायर इज अरेंज्ड इन द शेप एंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, A और C के बीच में कितना रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है बच्चों। पहला तो देखते हैं कि अगर वायर को n टाइम्स इट्स लेंथ कर दिया जाता है तो क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। तो लेंथ n टाइम्स हो गई तो एरिया कितना होगा, 1/n हो जाएगा। तो इसकी वजह से R डैश विल बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस n स्क्वायर बाई R को आपने 5 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तोड़ दिया, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द वायर, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर R बाई 5, ठीक है। तो n स्क्वायर R बाई 5 को आपने ऐसे कनेक्ट किया, तो इसको अगर बात करें, ये शेप को रीड्रॉ करते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, दूसरा ऐसे जुड़ा हुआ है, तीसरा ऐसे जुड़ा हुआ है, चौथा यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ है, और पांचवा यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये आपने हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है पॉइंट A एंड पॉइंट C के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है n स्क्वायर R बाई 5, ये भी n स्क्वायर R बाई 5, ये भी n स्क्वायर R बाई 5, और ये भी n स्क्वायर R बाई 5। अब देखो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नज़र आ रहा है, n स्क्वायर R बाई 5 है, तो बीच वाला जो रजिस्टर है वो इनएक्टिव है, इनएक्टिव है तो हम उसको हटा देंगे। तो फिर पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में कैसा सर्किट दिखाई दे रहा है आपको, n स्क्वायर R बाई 5, दूसरा भी n स्क्वायर R बाई 5, तीसरा भी n स्क्वायर R बाई 5, चौथा भी n स्क्वायर R बाई 5। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट C, हर एक रजिस्टर की वैल्यू n स्क्वायर R बाई 5, ये भी n स्क्वायर R बाई 5, ये भी n स्क्वायर R बाई 5, और चौथा रजिस्टर भी n स्क्वायर R बाई 5। तो ऊपर वाले को जोड़ोगे तो 2n स्क्वायर R बाई 5, नीचे वाले भी 2n स्क्वायर R बाई 5, ये दोनों पैरेलल में जाएंगे तो 1/2 इंटू 2n स्क्वायर R बाई 5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, n स्क्वायर R बाई 5 ही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ मैग्नीन। तो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मैग्नीन इज लीनियर, है ना, लीनियर रिलेशन होता है ना। क्या होता है यार, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो लीनियर रिलेशन है ये, राइट। तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, दिस इज रो नॉट
और अल्फा डेल्टा टी, तो ये आपका कांस्टेंट स्लोप है। तो दिस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट वी ए माइनस वी बी आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले देखो यार, वोल्टेज एट पॉइंट ए, कितना वोल्टेज है 2 वोल्ट्स है ना, क्योंकि बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस 2 वोल्ट बैटरी। उसके बाद अब इस सर्किट को थोड़ा रीड्रॉ करके आपको इमेजिन कराता हूँ बेटा, कि देखो 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट दीज 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज है ना। तो ये 7 वोल्ट का सेल जुड़ा हुआ है किससे 10 ओम सीरीज विद 20 ओम, वोल्टेज 7 वोल्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, करंट कितना आएगा सर्किट में, V बाय R इज 30, तो 7/30 एम्पियर इज द करंट। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 वोल्ट ये मैं निकाल लूँ तो मुझे डेल्टा V अगर मिल जाए तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ वोल्टेज एट पॉइंट B। ठीक है, यहाँ पे 7 वोल्ट है, ठीक है, और उधर पॉइंट B पर वोल्टेज ड्रॉप निकाल लूँ तो B पे पोटेंशियल मिल जाएगा मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करता हूँ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम का रजिस्टर। तो मुझे वोल्टेज एट B इज इक्वल टू 7 माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम, तो R इंटू करंट 7/10। तो ये आपको मिलेगा 7 माइनस 70/30, 7 माइनस 70/30। तो यहाँ से आपको मिलेगा इट इज़ नथिंग बट 210 माइनस 70/30। तो ये आपको मिलने वाला है 140/30, यानी कि 14/3 वोल्ट्स। तो VB आपको अब मिल गया, तो VB आपको मिल गया और VA आपको पता ही था, VA इज़ 2 वोल्ट्स, VB इज़ 14/3 वोल्ट्स। तो अब आप VA माइनस VB निकालते हो तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 2 माइनस 14/3, तो यानी आपको मिलेगा ये 6 माइनस 14/3, यानी कि -8/3 वोल्ट्स। तो -8/3 वोल्ट्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VA माइनस VB। तो आपका पॉइंट B इज एट हायर पोटेंशियल एंड VA इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। चलिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द मटेरियल बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग हीटर। तो हीटर वायर कौन से मटेरियल से बनते हैं, नाइक्रोम वायर से है ना, नाइक्रोम वायर से हीटर बनते हैं। द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो मोबिलिटी होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या पूछ रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ड्रिफ्ट पे करती है, डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक पे करती है। ABD डी क्या डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे करती है, नहीं करती। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया इसका। ठीक है, चलिए, टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ सेल द सेल मस्ट बी ग्रुप्ड इन, तो पैरेलल सीरीज नहीं, मिक्स्ड नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज M इज इक्वल टू अंडर नंबर ऑफ सेल्स इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेज, यानी कि R/R पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इन द गिवन पार्ट ऑफ द सर्किट करंट I इज, तो आपको करंट I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहाँ पे देखते हैं 1 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, 10 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे जुड़कर कितना हो गया 11 एम्पियर, ऊपर कितना चला गया 11 में से 3 एम्पियर, तो बचा हुआ नीचे मूव करेगा, विच इज़ 11 माइनस 3, यानी कि 8 एम्पियर्स करंट इज गोइंग थ्रू दिस पार्ट ऑफ द सर्किट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I इज 8 एम्पियर्स। ठीक है, तो 8 एम्पियर्स इज द करेक्ट आंसर, सीधा डायग्राम से हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन अ कंडक्टर, तो कौन सा है, थर्मल वेलोसिटी नहीं, बोथ एंड भी फिर गलत हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करता है क्या, करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं।
टू आइडेंटिकल सेल्स सेंड्स द सेम करंट इन 3 ओम रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज और कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब सीरीज में जोड़ेंगे तब भी सेम करंट फ्लो कर रहा है, और जब पैरेलल में जोड़ेंगे तब भी। तो दो सेल हैं, उनको अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो करंट क्या आएगा, सीरीज में जोड़ेंगे तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 ईएमएफ, 2 टाइम्स ऑफ ईएमएफ। और रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड। अब इसका सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, एक सेल ये था, दूसरा सेल ये है, इनको सीरीज में जोड़ दिया गया बेटा किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ। तो दिस इज आर, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है स्मॉल, और ईएमएफ है, ठीक है। तो ईएमएफ डबल हो गया, दोनों जुड़ गए, और रेजिस्टेंस सीरीज में था तो 2R प्लस आर आ गया। ये आपका ऐसा हुआ। और जब इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तब भी करंट आई ही रहेगा। पैरेलल में जुड़ेगा तो ईएमएफ ई रहेगा, और करंट ये R/2 हो जाएगा, और प्लस कैपिटल आर। देखो सर्किट ड्रॉ करते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो एज इट इज़ रहेगा। सेल आपके ऐसे जुड़ जाएंगे, सेल आपके पैरेलल में जुड़ जाएंगे ऐसे। सेल पैरेलल में जुड़ेंगे तो इनका रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आधा हो जाएगा। आर और स्मॉल आर एंड स्मॉल आर इन पैरेलल, इट बिकम्स R/2। और ईएमएफ ई था, तो दोनों का ईएमएफ ई और ई पैरेलल में तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय R/2 प्लस आर। तो ये करंट की वैल्यू क्या है, बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 2 टाइम्स ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय 2R प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय R/2 प्लस आर। ठीक है जी। तो ईएमएफ से ईएमएफ उड़ा देंगे, क्या बचेगा हमारा, 2R प्लस आर इज इक्वल टू 2 इंटू R/2, तो ये R प्लस R इंटू 2 इंटू कैपिटल आर, तो 2R। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमें मिलेगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, कैपिटल आर के बराबर। तो क्या पूछा है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल किसके बराबर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू 3 ओम्स। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता था ना कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें 3 ओम्स दे रखा है क्वेश्चन में, तो इन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक का 3 ओम्स है। तो ये हमें पता चल गया। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 3 ओम्स करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द करंट आई एंड वोल्टेज वी ग्राफ्स फॉर ए गिवन मेटल वायर ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स इज शोन इन द फिगर। तो हम टेम्परेचर के बारे में क्या बोल सकते हो, तो आई वी ग्राफ दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो आई वी ग्राफ के ऊपर स्लोप क्या देता है, आई अपॉन वी क्या होता है, इट इज़ 1/r। तो 1/r रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर, एक गिवन मेटेलिक वायर के लिए ही 2 अलग अलग टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका स्लोप कम होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, बिकॉज इट इज़ द स्लोप ऑफ 1/r। बिकॉज वाई, मेटल्स के लिए हम क्या होता है, मेटेलिक वायर जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर जो है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका 1/r वैल्यू कम होगा। तो 1/r वैल्यू कम है मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। तो दिस T1 corresponds to higher resistance का state and T1 corresponds to lower resistance का state. Hence T1 is greater than T2. तो temperature T1 is greater than temperature T2. तो option A is the correct answer to this question. ठीक है जी, तो इसी के साथ 40 से 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अभी कोई डाउट रहेगा तो आप डाउट ग्रुप में पूछ लेंगे। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो होपफुली आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपका एग्जाम अच्छे से हुआ होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग बेटा, बाय।